अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी हैव स्टार्टेड एम्पीयर्स लॉ। इससे पहले हमने बायो-सेवर्ट लॉ पे बात की थी। बायो-सेवर्ट लॉ हमें ये बता रहा था कि हम उसको किस तरह की चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। बायो-सेवर्ट लॉ हमारे पास जो है कोई भी चार्ज एलिमेंट हो, स्मॉल चार्ज एलिमेंट, अगर स्मॉल चार्ज एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करनी हो तो उसके लिए हम बायो-सेवर्ट लॉ को हम यूज़ करते हैं। और एम्पीयर्स लॉ और बायो-सेवर्ट लॉ में तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस थोड़ा-सा फ़र्क है। एम्पीयर्स लॉ जहाँ बायो-सेवर्ट लॉ बहुत ज़्यादा हमारे पास यूज़फुल नहीं होता, वहाँ हम एम्पीयर्स लॉ से डील कर रहे होते हैं। एम्पीयर्स लॉ से हम जो है यूज़फुल होता है। बहुत ही हाई डिग्री की सिमेट्री हो तो हम वहाँ पर एम्पीयर्स लॉ को यूज़ करते हैं। और असल में जब आपके पास एम्पीयर्स लॉ के अकॉर्डिंग एम्पीयर्स लॉ ये कहता है कि इट कैन बी कैलकुलेट wherever magnetic field, the magnitude and direction both vary कर रही हो उस टाइम simultaneously, तो वहाँ पर एम्पीयर्स लॉ जो है ज़्यादा यूज़फुल होता है बनस्बत आपके बायो-सेवर्ट लॉ के। और जो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं, मैक्सवेल इक्वेशंस की 4 मैक्सवेल इक्वेशंस, उसको उस पे भी काम ज़्यादातर एम्पीयर्स लॉ ने ही किया है, वो ही यूज़फुल होती है। अब हम ये पढ़ते हैं कि एम्पीयर्स लॉ होता क्या है और इसकी क्या डेरिवेशन है, कैसे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ यूज़ होती है, उससे कैसे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं और इसकी फर्दर एप्लीकेशंस क्या हैं। ये लॉ स्टेट करता है द क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट करेंट कंडक्टर। आपने एक फॉर एग्जांपल एक पाथ ले लिया, ठीक है, कर्व पाथ। जब आप उसको पूरा सर्कल में लोगे तो वो एक क्लोज इंटीग्रल बन जाएगा इन अ फॉर्म ऑफ सर्कल, ठीक है। अब उस सर्कल में जो करंट पास हो रहा होगा वो करंट इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी टाइम्स, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर में आपके पास जो करंट गुजर रहा है उसके साथ जो कंडक्टर है उसकी परमिएबिलिटी जो होती है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, अगर हम उसको करंट से मल्टीप्लाई कर दें वो इक्वल आती है उस करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक। और वो करंट मैग्नेटिक फील्ड हम किसके निकाले होते हैं, क्लोज लाइन इंटीग्रल, यानी आपके पास एक पूरा सर्कल में लूप बना हुआ हो। मैथमेटिकली एम्पीयर्स लॉ कहता है कि क्लोज इंटीग्रल बराबर होता है बी बी डॉट डी एल, बी डॉट वेक्टर बी डॉट डी एल के डॉट प्रोडक्ट बराबर है म्यू नॉट आई। म्यू नॉट क्या है आपके पास, परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी है, और आई आपके पास करंट है जो आपके पास उस करंट कैरिंग कंडक्टर में से गुजर रहा है। इफ म्यू नॉट इज इक्वल्स टू म्यू, अगर म्यू नॉट सिर्फ म्यू जाए, म्यू क्या है, वो आपके पास जाहिर है कंडक्टर आप यूज करें, कंडक्टर मेटल होता है, अब वो डिफरेंट टाइप्स के मेटल होते हैं तो उसके हिसाब से वो चेंज होता रहता है, तो हर सब्सटेंस की अपनी जो है परमिएबिलिटी होती है। हमने एक स्टार्ट करते हैं हम थोड़ा सा कि इसकी क्या डेरिवेशन है, इसका फॉर्मूला रखते हैं। कंसिडर एन ऑर्बिटरी पाथ ए बी। हमने एक ऑर्बिटरी पाथ कंसिडर कर लिया ए से बी तक, ठीक है। अब वहां पर हमने क्या किया कि वहां पर हमने एक पॉइंट, यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने जब करंट गुजरवाया तो वहां पर करंट गुजरवाने से क्या, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वहां पर मैग्नेटिक फोर्स भी मौजूद होगी। तो अब वो मैग्नेटिक फोर्स हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, जहाँ जिस पॉइंट को हमने कंसिडर किया, पॉइंट फॉर एग्जाम्पल हमने ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट, इस पूरे लूप पाथ पे हम कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अगर हम मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहेंगे तो वो क्या होगी, इस पूरे पाथ पे उसकी डायरेक्शन जाहिर है, इस पूरा पाथ है तो हर पॉइंट पे क्या होगी, वो डिफरेंट होगी, डिफरेंट बिहेव करेगी। लेकिन होगा क्या कि आपके पास डीएल, आपने जो लिया है, जो पाथ आपने कंसिडर किया, जो पॉइंट आपने कंसिडर किया मैग्नेटिक, वो कहलाएगा, उसका वो पाथ होगा, वो पॉइंट आपके पास कहलाएगा डीएल, यानी वो जो हिस्सा होगा, वो पार्ट होगा जहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड देख रहे होगे, वो पार्ट कहलाएगा डीएल। और वो दोनों की डायरेक्शन पैरेलल होगी आपस में। आप किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट करें वो हर पॉइंट पे क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। द फोर्स एक्सर्ट ऑन द पॉइंट सी एंड द लेंथ इज डी एल। ये जो यहाँ पर फोर्स एग्जिट कर रही है पॉइंट सी पर और उस पॉइंट पे उसकी लेंथ क्या है, डी एल है। सो एफ डॉट डी एल
F.dl डॉट प्रोडक्ट है फोर्स एंड लेंथ का। लेंथ की बात करूं या मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, इक्वल किसके, डॉट प्रोडक्ट है, वर्क डन के बराबर होगा। वर्क डन जो है यहाँ पे मैंने एरोहेड यूज नहीं किया क्योंकि वर्क डन क्या है, हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, हमने यहाँ पर डिफरेंशियल ले लिया। जब हम इसका डिफरेंशियल लेंगे, जाहिर है हमने एक पाथ कंसिडर किया, हमने सिर्फ एक पॉइंट सी की बात किया। अगर हम पूरे पाथ पे एवरी पॉइंट, हर स्मॉल लेंथ का हम क्या ले लें, जो है वर्क डन कैलकुलेट करना चाहें, वर्क डन कैलकुलेट करना चाहें, अगर इस पूरे पाथ का हम वर्क डन कैलकुलेट करना चाहें तो हमारे पास जो है हम क्या करेंगे, इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे इस वर्क डन पे। अब फोर्स तो थ्रू आउट द पाथ जो है हमारे पास सेम, अगर हमने पॉइंट ए और बी कंसिडर किया है तो हम उसकी लिमिट्स को भी क्या कहेंगे, बी और ए, यानी जो इसकी जो अपर लिमिट होगी वो बी होगी और जो लोअर लिमिट होगी वो ए होगी। अब हमने क्या किया, हमने जस्ट इस पाथ को क्या किया, पूरा एक क्लोज्ड, हमने पूरा एक सर्कल यानी एक पूरा एक लूप की फॉर्म दे दी इसको, जिसको हम कहते हैं क्लोज इंटीग्रल पाथ। ठीक है, फिगर 20 नंबर 5 में। ठीक है, हमने इसी फिगर को यूज किया है। पहले हमारे पास सिर्फ ये पाथ था, हमने इसको पूरा क्लोज कर दिया चारों तरफ से, देखिए क्लोज लाइन इंटीग्रल बन गया। यहाँ पर आपके पास क्या है, W इजिकल्स टू, वो इक्वेशन नंबर 2 हमने उठाई, W इजिकल्स टू एफ डॉट इंटीग्रल ओवर अ क्लोज सरफेस एफ डॉट डी एल। ये क्या है, वर्क डन है क्लोज लाइन इंटीग्रल का, फॉर अ क्लोज लाइन इंटीग्रल फील्ड इज, इक्वेशन 1 हमारे पास कहता है कि इंटीग्रल फाइव बी डॉट डी एल, जो कि हमारे पास एम्पेयर फॉर्म में बताता है कि मैथमेटिकली क्लोज लाइन इंटीग्रल किसी भी सरफेस का वो क्लोज, ऐसा सरफेस जो कि चारों तरफ से क्लोज हो, बाउंडेड हो, लूप लूप हो, कोई पूरा कर्व हो, कर्व भी ऐसा हो जो कि चारों तरफ से बंद हो, सर्कल की फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में हो, उसकी कोई यूनिफॉर्म फॉर्म होना, शेप होना जरूरी नहीं, कोई भी शेप हो लेकिन वो चारों तरफ से क्लोज हो। तो इंटीग्रल सरफेस, इंटीग्रल इंटीग्रल ओवर अ क्लोज सरफेस b dot dl is equals to the mu naught into I। म्यू नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है, उसको हम करंट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें उसकी क्या मिल जाएगी, हमें बी डॉट डी एल का प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब हमने क्या किया, कंसिडर अ क्लोज लूप। अब हमने एक क्लोज लूप जो है कंसिडर कर लिया, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पे उसकी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी। क्योंकि हमने एक लूप किस तरह बिहेव करता है, एक लूप जो होता है वो सर्कल की फॉर्म में होता है। अब सर्कल की हम बात करें तो सर्कल के सेंटर से जब हम उसके किसी भी पॉइंट पे, सर्कल किसी भी पॉइंट पे उसके सेंटर से लेकर अगर हम डिस्टेंस नोट करना चाहें तो वो रेडियस होता है, और रेडियस जो है विद इन पूरे सर्कल में आपके पास सेम रहता है, चाहे वो डायमीटर हो चाहे वो रेडियस हो। तो हमने क्या किया, ये एक एक्सिस है, इस एक्सिस के अलोंग क्या है, एक लूप ड्रॉ किया हुआ हमने, एक क्लोज लूप। ठीक है, उसका एक्सिस का अच्छा, ये जो है आपके पास जो एक्सिस है इसके ऊपर से करंट पास हो रहा है, ये एक्सिस जो है बिहेव करेगा एज अ कंडक्टर या वायर, इसमें से करंट पास हो रहा है, करंट आई की डायरेक्शन करंट की, ये लूप बना हुआ है आपके पास। ठीक है, इसका सेंटर क्या है, ये से ये है, इस सेंटर से लेके यहाँ तक का पॉइंट पी का डिस्टेंस मेरे पास आर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये पॉइंट क्या है, ये आपके पास पॉइंट क्यू कहला रहा है, और यहाँ पर आपके पास ये भी क्या है, आर है। अच्छा, इस पॉइंट पे भी आपके पास, इसके पास यहाँ पर मैंने अलग अलग पॉइंट कंसिडर किए हैं, तो उसके लिए मैं आपको B1 और B2 जो है अलग अलग दिखाऊंगी, जबकि मैंने ऊपर ये मेंशन कर दिया है कि मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे लूप पे हर जगह क्या रहेगी, हर एवरी पॉइंट पे क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, यूनिफॉर्म होगी। लेकिन मैं दिखाना चाह रही हूँ, आगे मैं इसको फर्दर ही बताऊंगी कि मैंने इस पॉइंट पे लूँ या इस पॉइंट पे लूँ, इसका DL1 इसका B1 एक ही डायरेक्शन में होंगे, पैरेलल होंगे, और इस पॉइंट पे भी दोनों क्या करेंगे, इसी लूप के जो है इसी लूप के क्या होंगे, इसी लूप के जो है यानी इस जो हमारे पास एक्सिस है मैग्नेटिक फील्ड, और जो डीएल है वो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा और इस लूप के क्या होगा, अलोंग होगा, और इन दोनों की डायरेक्शन आपस में पैरेलल होगी। B dot del is integrated over a closed loop, then it is called closed line integral। B dot dl जो है इंटीग्रेट किया हुआ है, इसको इंटीग्रेट किया हुआ है पूरे क्लोज लूप पे, तो जब इसका सम लेंगे वो क्या कहलाएगा, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि किसके इक्वल है, म्यू नॉट आई के। कंसिडर कर लिया हमने, वही बात है कि पॉइंट पी कंसिडर किया और पॉइंट क्यू कंसिडर किया इस क्लोज लूप पे, दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेंटर से आर है। द करंट कैरिंग कंडक्टर इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द लूप, और जो करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारा ये
ये क्या हो रहा है, ये असल में लूप के सेंटर से पास हो रहा है जिसमें से करंट गुजर रहा है। आपके पास, मैंने आपसे बात की थी कि आपके पास पूरे लूप के किसी भी पॉइंट पर, आप पूरे लूप पे किसी भी पॉइंट पे आप जो है मैग्नेटिक फील्ड लेना चाहें, आपको हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी। तो इसका मतलब है P और Q या कोई भी पॉइंट आप लें, B1 हमारा पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड है और B2 आपके पास पॉइंट Q पे, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड आपके पास B के बराबर होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा। और सेम एज every point at every point B is parallel और एंटी पैरेलल। अब चाहे B आपके पास पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, वहां पर आपके पास DL1 DL2 बोथ कोइंसाइड करेंगे, किसको, B1 और B2 को। कोइंसाइड करने का मतलब है यानी आपस में वो उसके एक ही लाइन में होंगे। तो B डॉट DL इज इक्वल्स टू इंटीग्रल क्लोज लूप B DL। हमने जो डॉट प्रोडक्ट है उसको हमने जो है वो खोल दिया है, तो वो cos थीटा B DL cos थीटा के बराबर है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अगर हमने बात की है कि आपके पास दोनों B और मैग्नेटिक फील्ड और DL जो स्मॉल आप इसकी लेंथ है एट एवरी पॉइंट वो सेम डायरेक्शन में यानी आपस में पैरेलल है, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और cos थीटा इज इक्वल टू cos 0 बराबर होता है 1 के। हमने क्वेश्चन नंबर 3 में cos थीटा की जगह cos 0 पुट करेंगे तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो 5B डॉट DL का जो है वो डॉट प्रोडक्ट बराबर हो जाएगा इंटीग्रल BDL के। ठीक है, इसके बाद आपने क्या किया, लेकिन आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्त लॉ वो बराबर होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I अपॉन आर के। देन आपने क्या किया, ये जो आपकी क्वेश्चन है यहाँ पर आपने B की जगह आपने क्या किया, ये वैल्यू पुट कर दी। इस वैल्यू को पुट कर दिया। अब आपके पास क्या है कि पूरी चीज आपस में क्या है, कांस्टेंट है। आपने क्लोज लूप कंसिडर किया है तो उसका रेडियस और करंट पूरा सेम होगा, लूप पे करंट की डायरेक्शन भी सही होगी। और जाहिर करंट तो किसमें है, आपके पास कंडक्टर से गुजर रहा है, तो उस पूरे कंडक्टर पे कहीं भी आप करंट लेंगे वो उसकी डायरेक्शन भी सेम होगी, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। और आर क्या है, असल में उस लूप के सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट पर लूप का ले लीजिए, वहां पर आपके पास उसका क्या है, असल में रेडियस है। तो इस पूरी वैल्यू को आपने इंटीग्रल से पहले लिख दिया। फिर आप इंटीग्रल अपना ओवर क्लोज सरफेस आप किस पे अप्लाई करें, डीएल पे अप्लाई करें। डीएल असल में क्या है, आपके पास उस पूरे सरफेस की स्मॉल सेगमेंट्स पे आपने अगर हर पॉइंट पे ले रहे हैं तो डीएल हर स्मॉल पॉइंट की क्या होगी, लेंथ होगी, जहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड भी देख रहे होंगे। और अगर आप पूरे लूप का अगर जो है पूरे लूप को अगर आप उसकी लेंथ को काउंट करते हैं, पूरी लेंथ की बात करते हैं, तो इंटीग्रल DL असल में क्या है, वो टोटल लेंथ होगी आपके पास, टोटल लेंथ एलिमेंट होगा आपके पास किसका, उस क्लोज लूप का। और आपके पास जाहिर है वो क्लोज लूप बिहेव किस तरीके से कर रहा होगा, वो क्लोज लूप बिहेव कर रहा होगा एज अ सर्कल। तो असल में सर्कल का सरगम फेरेंस, हमने पूरा लूप लिया तो सरगम का फेरेंस बराबर होता है 2 पाई आर के। तो इसीलिए आपके पास फाई DL वो भी बराबर आ जाएगा 2 पाई आर के। अब अगले पार्ट में क्या करेंगे, ये जो फाई टू इंटीग्रल क्रॉस सरफेस डीएल है, इसकी जगह आपने 2 पाई आर पुट कर दिया। ठीक है, जब 2 पाई आर पुट किया तो ये आपस में कुछ चीजें कैंसिल हो रही थी। फाइव बी डॉट डीएल का फाइनल एक्सप्रेशन सॉल्व हो के आ गया। आप देखिए सब कुछ कैंसिल हो गया, सॉल्व हो गया, म्यू नॉट आई। हमने सॉल्व किया इस इक्वेशन को, आखिर में हमें एम्पियर्स लॉ जो मैथमेटिकली ऊपर फॉर्म हमने देखी थी वही हमें आखिर में मिली है। ये असल में जनरल फॉर्म है एम्पियर्स लॉ की, जो हमें बताती है दिस लॉ कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इन केसेस। यानी ये जिस लॉ को यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए ऐसे केसेस में जहाँ के पास आपके पास क्या हो, हाई डिग्री ऑफ सिमेट्री हो। इस चीज को मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, यानी यूज टू कैलकुलेट magnetic field. This law is constructed more fundamental than Biot-Savart law, leads to another of the four Maxwell constant इक्वेशन। क्योंकि असल में एम्पियर्स लॉ मैक्सवेल इक्वेशन से भी काम करता है और ये इक्वेशन असल में वैलिड है मैग्नेटिक फील्ड के लिए जब हम वेरी कर रही हो और उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों वेरी कर रहा हो आपके पास क्या, अलोंग द पाथ ऑफ द एम्पेरियन लूप। एम्पेरियन लूप की बात क्यों की है हम लोग, क्योंकि आपके पास जो एम्पेयर्स लॉ होता है वहां पर हम जो लूप कंसिडर कर रहे होते हैं इन फॉर्म ऑफ सर्कल, उसको हम क्या कहते हैं, इस लूप को एम्पेरियन लूप कहा जाता है। ठीक है, ये टॉपिक मैं यहीं शुरू खत्म करती हूँ। अब हम चलेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एम्पेयर्स लॉ की तरफ और वो मैं नेक्स्ट सेक्शन